हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज विद्यापीठ आप सभी के समक्ष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खासकर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक मेजर और आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, उसको लेकर उपस्थित है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निवारक नज़रबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक नज़रबंदी एक तकनीकी शब्द है जिसमें पीटी में तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं काफ़ी, और मेंस में टिप्पणी में भी पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति को जब नज़रबंद किया जाता है, यानी उसको इम्प्रिजन्ड किया जाता है या जेल में डाला जाता है, तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, नॉर्म्स होती हैं। क्योंकि अभी हमारे देश में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के तहत किसी को तभी अरेस्ट किया जा सकता है जब उसने अकॉर्डिंग टू लॉ कोई ऐसा काम किया है जो रूल वायोलेट होता हो, जिससे लॉ वायोलेट होता हो, जिससे उसी के अगेंस्ट में उसको अरेस्ट किया जाएगा। और किस किस कंडीशन में किसी को अरेस्ट किया जाएगा या अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इस सभी को मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स में। आप सभी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया ही हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, यानी आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद आपको 19 से लेकर 22 तक है, क्षमा करेंगे, अनुच्छेद 22 में है, वेरी सॉरी, 19 से लेकर 22 तक में टोटल स्वतंत्रता का अधिकार है। और उसी में जो आर्टिकल 22 है वो बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किस कंडीशन में अरेस्ट किया जा सकता है। तो जनरली यही नॉर्म्स है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई रूल वायोलेट करता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने से पहले काउज बताया जाएगा, उसको अपने इच्छा के अनुकूल प्लीडर्स, वकील से संपर्क करने का अधिकार होगा। तो सामान्यतया कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न मेंशन किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन, दवा, औषधि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निवारक और एक होते हैं उपचारक। निवारक को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंटिव और उपचारक को कहते हैं क्यूरेटिव। तो निवारक औषधि उसको कहा जाता है जो बीमारी लगने से पहले ही जो बीमारी की दवा दे दी जाती है। बीमारी नहीं लगी है, फ्यूचर में लग सकती है, तो उससे पहले वो दवा दे दी जाती है ताकि फ्यूचर में वो बीमारी लगे ही नहीं। ऐसी दवा को कहा जाता है आपको निवारक औषधियाँ, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। जैसे जितने भी वैक्सीन्स हैं, टीका हैं, वो सभी प्रिवेंटिव हैं। टीका बीमारी लगने के बाद नहीं दिया जाता है, बीमारी लगने से पहले दे दिया जाता है ताकि बीमारी लगे ही नहीं। और जब कोई बीमारी लग जाती है तो उसके इलाज के लिए जो दवा दी जाती है उसको कहा जाता है उपचारक औषधि, अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन। तो जिस तरह हमारे मेडिकल साइंस में दो तरह के मेडिसिन होते हैं, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, उसी तरह से हमारे कंट्री में दो तरह के कानून हैं, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। कुछ ऐसे कानून हैं जो किसी घटना को घटने से पहले ही रोक देने का प्रयास करता है, उसी को कहते हैं प्रिवेंटिव एक्ट। और कुछ ऐसे कानून हैं जो घटना घट जाने के बाद उनसे निपटने का प्रयास करता है, उनको कहते हैं क्यूरेटिव एक्ट, जस्ट लाइक मेडिसिन। तो ये जो आपको निवारक नज़रबंदी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यह निवारक उपाय है, किसी घटना को घटने से पहले रोकने का उपाय है। अब इसका यह कॉन्सेप्ट है कि सामान्यतया किसी को नियम के अनुसार ही अरेस्ट किया जाएगा, आर्टिकल 22 में इसको मेंशन किया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार किसी वैसे व्यक्ति को नज़रबंद कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाहर रहने से यह आशंका है कि उसके बाहर रहने से शांति व्यवस्था भंग होगी, देश की एकता और अखंडता भंग होगी, या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे जब किसी एरिया में इलेक्शन होने वाला होता है तो उस एरिया के जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको इलेक्शन से पहले बंद कर दिया जाता है जेल में। हालांकि उन्होंने कोई क्राइम फिलहाल नहीं किया,
लेकिन अगर ये बाहर रहेंगे तो ये क्राइम कर सकते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो संभावना के आधार पर ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही है निवारक नज़रबंदी। यदि सरकार को लगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को भंग होने की संभावना है, देश की एकता और अखंडता को भंग होने की संभावना है, तो उसके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाने से पहले उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है, या कहीं कहीं कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि आप इस एरिया को छोड़कर बाहर चले जाइए, तो ऐसे ही कानून को कहा जाता है निवारक, ऐसे ही अरेस्टिंग या ऐसे ही जिला बदर को कहा जाता है निवारक नज़रबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। आप देखिए कि सामान्यतया किसी ये मटेरियल आपको लिखने में काम करेगा, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने में तो काम करेगा, चलिए लिखना तो बहुत ज़रूरी होता है, समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप लिखें आंसर को तो इसी में लिखें, ऑब्जेक्टिव भी बना और टिप्पणी भी लिखें। तो सामान्यतया किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने कोई अपराध किया हो, परंतु इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को वर्णित प्रक्रिया, जो आर्टिकल 22 में है कि किस आधार पर अरेस्ट किया जाएगा, वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी ये अपवाद है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि निवारक नज़रबंदी भारत के कानून के अनुसार अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है। तो अभी जो हमारे कंट्री में प्रोविज़न है उसमें है कि निवारक नज़रबंदी अधिकतम प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिकतम 3 माह, 3 मंथ के लिए हो सकती है। और इसको 3 माह से अगर आगे बढ़ाना होगा तो नियम है कि 3 महीने के बाद ऐसे मामले की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। ऐसे मामले समीक्षा के लिए कभी इसको 3 महीना से आगे बढ़ाया जा सकता है नहीं, तो मैक्सिमम ये 3 मंथ के लिए आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सलाहकार बोर्ड के समीक्षा के आधार पर ही आप बढ़ा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि बाय 44th अमेंडमेंट यहाँ लिखा हुआ है 44वें संशोधन द्वारा ये जो अधिकतम निवारक नज़रबंदी की समय सीमा है 3 माह, इसको बढ़ा करके इसको घटा करके आपको 2 माह कर दिया गया। याद रखें निवारक, ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, निवारक नज़रबंदी जो अधिकतम 3 माह के लिए किया जा सकता है, इसको 44th अमेंडमेंट द्वारा घटा करके 2 माह कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम किसी व्यक्ति को कितने समय के लिए नज़रबंद किया जा सकता है, तो आंसर 3 ही माह होगा, क्योंकि 2 माह का प्रोविज़न किया गया बाय 44th अमेंडमेंट, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझे कि पूरे विश्व में संभवतः इंडिया ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जनतांत्रिक राष्ट्र है, जहां आपको निवारक नज़रबंदी का प्रावधान है। यानी भारत को छोड़कर संभवतः कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नज़रबंदी का प्रोविज़न हो। तो यह भी एक यूनिक बात है इंडियन कानून की, इंडिया के शासन व्यवस्था की यह एक यूनिक विशेषता है जो दूसरे देश में नहीं देखे जाते डेमोक्रेटिक में। और याद रखेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए सभी, और फिर सब्जेक्टिव तो दिखाएगा ही। और भारत में कभी कभी आता है कि निवारक जो नज़रबंदी है, इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र की विधायिका को है कि राज्य की विधायिका को है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रावधान कहता है कि भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों की विधायिका को निवारक कानून बनाने का अधिकार है। तो भारत में निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है।
44वां संशोधन द्वारा इसे घटा के 2 माह किया गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। विश्व में संभवतः भारत ही एक ऐसा जनतांत्रिक राष्ट्र है जहां निवारक नज़रबंदी जैसा कानून है, और निवारक नज़रबंदी पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधायिका के अलावे राज्य विधायिका को भी है। यानी केंद्र और राज्य की सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। और आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश में जितने भी प्रमुख निवारक नज़रबंदी से संबंधित कानून बनाए गए हैं, उनमें है आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1956, जो 1969 में समाप्त हो गया। बहुत ही चर्चित कानून रहा अपने ज़माने में मीसा, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, और ये समाप्त हो गया 1978 में। और ध्यान रखें, कहा जाता है कि हमारे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी जो बड़ी बेटी है उनका नाम मीसा जो रखा गया, मीसा भारती है वो, तो मीसा रखा गया, उसके पीछे कहीं न कहीं यही कानून है। क्योंकि लालू यादव को 1974 में, जब आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति चली थी, तो उनको सबसे अधिक बार मीसा कानून के तहत ही अरेस्ट करके जेल में डाला गया था। तो इसी की याद में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रख दिया। और मीसा का पूरा नाम होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो 1971 में बना और 1978 में समाप्त हो गया। इसके बाद है कोफेपोसा एक्ट 1974, जो अभी चल रहा है। और इसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये भी अभी चल रहा है। और टाडा 1985, भारत में काफ़ी चर्चित या बहुत ही चर्चित और विवादित प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये, है ना। ये आपको है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। और इसको ये बना था 1995 में और ख़त्म हो गया 1995 में। और यह कानून सबसे अधिक चर्चित तब रहा जब एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती संजय दत्त, जो स्वर्गीय सुनील दत्त के सुपुत्र हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था टाडा एक्ट में, और उन पर आतंकवादी ये गतिविधि का आरोप लगाया गया था। और लंबे समय तक वो जेल में भी रहे और लंबे समय तक वो विवादित भी रहे। और टाडा एक्ट बड़ा हार्ड था, तो कुछ समय के बाद यानी 1995 में से समाप्त कर दिया गया। और संजय दत्त के जेल में रहने के कारण ये काफ़ी चर्चित रहा, लेकिन अब ये ख़त्म है। इसके बाद आपका पोटा कानून, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित और विवादित कानून रहा, पोटा कानून। और यह 2002 में बना और यह भी विवाद के कारण 2004 में समाप्त हो गया। और अभी सबसे प्रमुख जो हमारे भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड एक्ट है, दैट इज़ UAPA 1966, जिसमें अभी तक कई संशोधन हो चुके हैं, 2004 में, 2008 में, 2012 में एंड 2019 में। तो ये प्रेजेंट में हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए मेजर डिटेंशन एक्ट हैं। तो मेरा विश्वास है कि निवारक नज़रबंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में और टिप्पणी में और सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सभी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है विद्यापीठ का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री के साथ विद्यापीठ पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।